प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 क्वेश्चन बैंक 2014 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये आपका तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आइए, एक ऑब्जेक्टिव में पहले ही लिख चुका हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए तो। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। आपका एक रिलेशन है r, एक रिलेशन क्या है r, किस पर है तो नेचुरल नंबर n पे। समझिए, किस पर है तो नेचुरल नंबर n पे। इस प्रकार से डिफाइंड है कि n आर m इफ एंड ओनली इफ n इज ए फैक्टर ऑफ m। यानी कि n आर m का मतलब हो गया कि n आपका किसका फैक्टर है, m का। समझिए, n आर m का मतलब क्या हो गया, n किसका फैक्टर है, m का फैक्टर है। तो हम लोगों को बताना है कि बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर इसमें से कौन सा आपका है। समझिए, हम लोगों को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, R आपका एक रिलेशन है, किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। यानी कि R आपका सबसेट है, किसका, n क्रॉस n का। यही ना होता है रिलेशन में। यदि आपका सेट A रहे तो A क्रॉस A का सबसेट होता है रिलेशन R। यहाँ पर सेट आपका क्या है, n है, नेचुरल नंबर है, तो n क्रॉस n का आपका R क्या है, सबसेट है। ठीक, अब क्या कहता है हाँ, गिवन दिया हुआ है कि यदि आपका nm given nm belongs to R implies n R m implies n is a factor of n। यानी कि यदि आपका ये ऑर्डर पेयर n m किस में है, R में है। याद रहे, R में जब भी होगा तो ऑर्डर पेयर होगा। क्यों ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि आप ये किसका सबसेट, n क्रॉस n का सबसेट है, और n क्रॉस n में वही एलिमेंट होगा जो कि ऑर्डर पेयर में रहेगा। ठीक है, तो आपका n m ऑर्डर पेयर R में है, या इसी को लिखने का तरीका क्या है, n r m। इस प्रकार से होता है ना, हम लोग लिखते हैं a b belongs to R या a r b। ये दोनों तरीका होता है लिखने का, a b belongs to R, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं, a r b। यहाँ पे a b नहीं बल्कि n m है, n m belongs to R या n r m। इसका मतलब हो गया कि n आपका फैक्टर है, किसका फैक्टर है, m का। हम लोगों को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। आइए पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। रिफ्लेक्सिव में अपने आप से संबंध होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने आप से संबंध। चूंकि n इज ए फैक्टर ऑफ n itself। एक बात बताइए कि n अपने आप का फैक्टर होगा कि नहीं, 2 अपने आप का फैक्टर है ना, 3 अपने आप का फैक्टर है, तो इसी प्रकार से n अपने आप का फैक्टर होगा। यदि अपने आप का फैक्टर होगा तो ऑर्डर पेयर कहां जाएगा, R में। ऑर्डर पेयर कहां जाएगा, R में। इंप्लाइज n बिलोंग्स टू कितना हो गया, R। n बिलोंग्स टू R, यानी कि अपने आप से संबंध हो गया। रिफ्लेक्सिव में बोलिए तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में अपने आप से संबंध होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपने आप से संबंध होना चाहिए। अपने आप से संबंध हो गया, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोगों को चेक करना है सिमेट्रिक। समझ गए,
सिमेट्रिक में ए का संबंध बी से, तो बी का वही संबंध किससे होना चाहिए, ए से, हाँ या नहीं। ठीक, लेट एन एम बिलोंग्स टू आर implies n r m implies n is a फैक्टर ऑफ m, यानी कि n किसका फैक्टर हो जाएगा, m का। n किसका फैक्टर हो जाएगा, m का। यदि n फैक्टर है m का, तो एक बात बताइए कि क्या m भी n का फैक्टर होगा, होगा हमेशा, नहीं होगा। डज नॉट इंप्लाई, इस तरह से काट दीजिएगा, डज नॉट इंप्लाई m इज ए फैक्टर ऑफ m। हाँ, ब्रैकेट में समझाना है तो आप इस तरह से समझा सकते हैं, is 2 is factor of 4 but 4 is not factor of 2। 2 तो 4 का फैक्टर है, लेकिन क्या 4 2 का फैक्टर है, नहीं ना है। इसका मतलब therefore mn does not belongs to r। देखिए n m r में था, a b r में रहे तो b a b कहां पर होना चाहिए, r में। यहां पर n m तो r में है, लेकिन क्या m n r में है, नहीं है ना। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, therefore r is not सिमेट्रिक। आपको एग्जाम में मतलब मारना तो टिक ही है, लेकिन टिक मारने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तभी टिक मार पाइएगा। इसके बाद आपका है ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का संबंध बी से, बी का सी से, तो वही ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से। समझ गए, वही आपका ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। ठीक, लेट एन एम बिलोंग्स टू आर एंड एम पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एन एम पी बिलोंग्स टू, बोलिए तो एम एन एम पी ये कहां का एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर रहेगा तो रिलेशन का होगा, और एलिमेंट होगा तो सेट का होगा। ऑर्डर पेयर रहेगा तो कहां का होगा, रिलेशन का, और एलिमेंट होगा तो सेट का। आप किस सेट की बात कर रहे हैं, आप तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना। किस सेट की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का, यानी कि एन एम पी ए क्या किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर। किसका होगा, नेचुरल नंबर का। ठीक, एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया n इज ए फैक्टर ऑफ m, और इसका मतलब क्या हो गया, m किसका फैक्टर है, p का, यानी कि m इज ए फैक्टर ऑफ p। समझ गए, n किसका फैक्टर है, m का, m किसका फैक्टर है, p का। तब बताइए कि क्या n p का फैक्टर होगा, हमेशा होगा, क्योंकि देखिए 2 किसका फैक्टर है, 4 का, 4 किसका फैक्टर है, 8 का, तो क्या 2 8 का फैक्टर है कि नहीं है ना जी। ये किसी भी केस में हो जाएगा, इंप्लाइज n इज ए फैक्टर ऑफ p, देयरफॉर np कहां बिलोंग्स करेगा, r में। np कहां बिलोंग्स करेगा, r में। a टू b, b टू c, a टू c होना चाहिए, तो a टू c हो तो गया, इसका मतलब r आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्या लिखेगा, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अच्छा, यदि तीनों हो जाता तब क्या हो जाता, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑप्शन देखिए, तो ये थर्ड नंबर हो गया ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव आपका, बल्कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक आपका नहीं है। इसको नोट कर लीजिए।
सुनिए, बी नंबर क्या कहता है, a इक्वल टू है 1 2 3, b इक्वल टू है ABCD, देन द फंक्शन f 1a 2a 3d कहता है इंजेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव होगा या बाइजेक्टिव होगा या नन ऑफ दिस। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू होता है। समझ गए, ये टेक्निकल नाम है। तो आइए इसको बनाइए, देखें तो सॉल्यूशन आपका कैसे होगा। एक सेट A है और एक सेट है आपका B, A B, मैपिंग आपका क्या है F। A में क्या एलिमेंट है 1 2 3, B में बोलिए तो A B C D। 1 का इमेज कितना है A, 2 का इमेज A, 3 का इमेज D। ठीक, तो देखिए इधर 2 का एक ही इमेज बना, इसका मतलब कि मैनी 1, मैनी 1, 2 का इमेज एक ही बन गया ना, तो मैनी 1 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे 2 एलिमेंट बचा रह गया ना, इसका मतलब कि ऑन टू नहीं है, इनटू है। ये क्या है, इनटू है, यानी कि मैनी 1 इनटू फंक्शन है। देखिए मैनी 1 कैसे पकड़े कि 2 का एक ही इमेज बना, तो ये क्या हो गया आपका मैनी 1, और इधर आपका 2 एलिमेंट खाली रह गया ना, तो 2 एलिमेंट खाली रह गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू में क्या होना चाहिए, एक भी एलिमेंट आपका खाली नहीं होना चाहिए। तो मैनी 1 इनटू हो गया। तो बताइएगा तो इसमें से कोई ऑप्शन है, 1 1 तो फंक्शन है नहीं, ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है, यानी कि आपका क्या हो गया ऑप्शन नन ऑफ दिस। समझ गए, क्या हो गया नन ऑफ दिस। इसको नोट कीजिए आप। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री व्हिच लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैज एट लीस्ट, ये आपका थ्योरी है। समझ गए, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन किसका क्वेश्चन है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक थ्योरी होता है। एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री व्हिच लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैज एट लीस्ट 2 रूट्स। कितना रूट्स होता है, 2 रूट्स, एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। समझ गए, क्या थ्योरी है कि एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री, डिग्री इवन होना चाहिए जिसका लास्ट टर्म में क्या हो नेगेटिव हो, उसको आपका 2 रियल रूट्स मिलता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है द मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 i - i इज। सुनिए, एक आपका ग्रुप है, एक आपका क्या है ग्रुप है, और ये सिर्फ ग्रुप नहीं बल्कि वो आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। क्या आपका वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और उसका एलिमेंट क्या है 1 - 1 i - i। तो एक बात बताइए कि ग्रुप होने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए, 4 कंडीशन। कितना होना चाहिए 4। सबसे पहला क्लोजर लॉ होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और नहीं इनवर्स लॉ। ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या होता है क्लोजर लॉ, दूसरा होता है एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इनवर्स। ये 4 होने से ग्रुप हो जाएगा। यदि उसमें एक एडिशनल 5 डाल देते हैं आपका कम्यूटेटिव लॉ, तब वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। तो यह आपका एक ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। क्या कौन सा ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो कहता है इस 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो कि इसका सब ग्रुप होगा। तो सब ग्रुप का क्या डेफिनेशन होता है, सब ग्रुप का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से पढ़े थे
कि यदि जी आपका एक ग्रुप है, किस ऑपरेशन के तहत, मान लीजिए कि स्टार ऑपरेशन के तहत एक ग्रुप है, जी आपका स्टार ऑपरेशन के तहत एक क्या है, ग्रुप है, एच जी का सबसेट है, एच जी का क्या है, सबसेट है। यदि एच भी स्टार ऑपरेशन के तहत ग्रुप हो जाए, यदि एच भी स्टार ऑपरेशन के तहत ग्रुप हो जाए तो एच को हम लोग सब ग्रुप बोलते हैं। एच को क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। क्या डेफिनेशन होता है कि जी आपका ग्रुप है, किस ऑपरेशन से, स्टार ऑपरेशन से, एच जी का सबसेट है, एच जी का क्या है, सबसेट है। यदि यही ऑपरेशन पे, स्टार ऑपरेशन पे एच यदि आपका ग्रुप हो जाता है तो एच को हम लोग सब ग्रुप बोलते हैं, एच को सब ग्रुप बोलते हैं। किसका सब ग्रुप, तो जी का। अब देखिए तो यानी कि एच को भी सबसे पहली बात कि आपका जी का सबसेट होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, जी का सबसेट। तो देखिए तो जी का सबसेट 1 माइनस 1 है, ये है जी का सबसेट, i माइनस आई है ना जी, और जी का सबसेट 1 माइनस 1 है क्या, ये नहीं है। सबसेट होने के लिए आपको मझली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, यह तो ऑर्डर पेयर हो गया ना, यानी कि 3 नंबर तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया। आपका सबसेट होने के लिए सेट होना जरूरी है, ये सब सेट है, लेकिन यह तो आपका ऑर्डर पेयर हो गया, यानी कि 3 नंबर तो आपका पहले कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है या चौथा हो सकता है। अब देखिए तो कि जैसे पहला पे ट्राई कीजिए, पहला पे देखिए क्लोजर लॉ है कि नहीं है। क्लोजर लॉ के लिए क्या है, आपका ऑपरेशन यहां पर क्या दिया हुआ है, गुना, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 को माइनस 1 से गुना कीजिएगा, कितना मिलेगा, इसी सेट का मिला ना, इसी सेट का मिला, यानी कि यहाँ पे क्लोजर लॉ फॉलो होता है। कौन सा लॉ फॉलो होता है, क्लोजर लॉ। पहला हो गया। एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। अब आइडेंटिटी, गुना के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, गुना के लिए आइडेंटिटी 1 होता है, जोड़ के लिए आइडेंटिटी 0 होता है ना। गुना के लिए आइडेंटिटी कितना होता है, 1, 1 तो है, ये है। और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, देखिए 1 है ना, 1 में आप क्या चीज से गुना कीजिएगा कि आइडेंटिटी मिलेगा, तो आइडेंटिटी तो 1 है, तो क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, 1 से, यानी 1 का आइडेंटिटी तो 1 का इनवर्स तो 1 ही ना हुआ, यानी कि 1 का इनवर्स कितना हो गया, 1, इसमें है ना, यानी कि यह तो आपका ग्रुप है, यह आपका ग्रुप है। और जब आपका यह सबसेट था, किसका, इसका सबसेट था, तो यह सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नहीं बल्कि सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप। यदि आप इसकी बात कीजिएगा तो पहले आपको क्या चेक करना है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में दोनों को गुना कीजिएगा तो i गुना माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है -1, माइनस गुनी माइनस +1 हो गया। इसमें +1 है नहीं ना है, यानी कि पहला ही केस फॉलो नहीं किया, पहला ही आपका फेल हो गया। तो बोले कौन सा आंसर होगा आपका, 1 माइनस 1। कौन सा आंसर हो गया, 1 माइनस 1 आंसर हो गया। अब देखिए ई नंबर क्या कहता है, ई कहता है कि which one of the following is the characteristic of the ring of even integer, which one of the following is the characteristic of the ring of even integer। जब हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा पढ़े थे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग्स के बारे में पढ़े थे, और ये क्या होता है, तो ये आपका होगा 0, समझिए आपका क्या होगा, ये आपका होगा 0, ये आपका थ्योरी है। ठीक है, ये आपका थ्योरी है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का क्या पूछ रहा है, रैंक। समझ गए, इस मैट्रिक्स का क्या पूछ रहा है, रैंक। तो देखिए 3 क्रॉस 3 का रहेगा ना, तब तो डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। 3 क्रॉस 3 का किस मेथड से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक हम लोग निकालेंगे। इससे ज्यादा रहेगा तो फिर डिटर्मिनेंट मेथड से आपका नहीं निकलेगा। आइए तो
सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं किस पे, तीन रैंक के लिए, तीन रैंक के लिए ट्राई करते हैं। सुनिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 1 2 3 2 4 7 3 6 10 प्लस माइनस प्लस, विस्तार कर दीजिए 1, रो और कॉलम खत्म। ये कितना 40 सत्संग 42, 40 माइनस 42 माइनस 2, रो और कॉलम खत्म। 10 गुना 20, 7 3 21, 20 घटाओ 21 प्लस 3, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 घटाओ 12, यहां से कितना मिलेगा -2, और ये -1 और -2 प्लस 2 अब प्लस 0, यानी कि वैल्यू कितना हो गया 0। कितना वैल्यू हो गया 0। और यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो क्या इसका रैंक 3 हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं हो सकता है। समझ गए? यानी कि रैंक कैन नॉट बी 3। यदि ये मैट्रिक्स आपका ए है तो समझ गए, तो ऐसे लिखिएगा रैंक ऑफ ए, यानी कि रो ए ये आपका 3 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका रैंक कितना नहीं हो सकता बोलिएगा तो 3 रैंक नहीं हो सकता है। जब 3 रैंक नहीं हो सकता है तो किसके लिए ट्राई कीजिएगा? 2 के लिए। किसके लिए ट्राई कीजिएगा? 2 के लिए। आप मुजवानी चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसा आपको माइनर मिलता है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का कोई ऐसा माइनर मिलता है जिसका वैल्यू 0 नहीं हो। जैसे देखिए 4 1 कम 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया 0, छोड़ दीजिए। 7 दूनी 14, 4 तिहाई 12, 14 से 12 गया 2, 0 नहीं ना हुआ। इसका मतलब कि कम से कम एक भी यदि माइनर 2 क्रॉस 2 का मिल जाए जिसका वैल्यू 0 नहीं होता है, उसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना रैंक हो जाएगा? 2। तो क्या लिखिएगा? हाँ, इस तरह से लिखिएगा 2 4 3 7 बराबर 14 घटाओ 12 बराबर 2 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर रैंक ऑफ ए, यानी कि रैंक ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। रैंक कितना हो गया बोलिएगा तो? रैंक आपका हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द जनरल वैल्यू ऑफ -i पे पावर i इज, -i पे पावर i का जनरल वैल्यू हम लोगों को निकालना है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। सोल्यूशन, -i को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? cos π/2 -i sin π/2। देखिए तो cos π/2, cos 90 डिग्री कितना हो गया 0, -i और sin 90 डिग्री कितना 1, तो -i मिला ना। ये कितना मिल गया -i, यानी कि cos 90 - i sin 90 का मतलब कितना हो गया -i। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि e पे पावर i थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। कहां पढ़े थे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री में। और e पे पावर -i थीटा बराबर होता है cos थीटा माइनस i sin थीटा। ये हम लोग कहां पढ़े थे बोलिएगा तो? ट्रिग्नोमेट्री में। कहां पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री। ये तो माइनस वाला केस है ना, ये आपका माइनस वाला लगेगा। यानी कि -i बराबर e पे पावर -i थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे कितना है π/2, थीटा की जगह पर कितना है π/2, तो -i बराबर कितना हो गया -i π/2 हो गया। ठीक, अब सुनिए, अब देखिए तो अब ऐसा है कि 1 बराबर, या बल्कि ऐसे कीजिएगा, हाँ, e पे पावर 2n पाई i, e पे पावर 2n पाई i को आप इसी मेथड से कैसे लिखिएगा बोलिएगा तो? cos थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे कितना है 2n पाई, यानी कि cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई। याद कीजिए 2n पाई का मल्टीपल से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2n पाई के मल्टीपल से भाग देने पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है।
यानी कि अल्टीमेटली ये आपका हो गया cos 0 प्लस आई साइन 0। बोलो तो कितना हो गया cos 0 प्लस आई साइन 0। तो cos 0 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0 और i को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 है। यानी कि e पे पावर 2n पाई i का मतलब कितना होता है 1। कितना होता है 1। देयरफॉर यदि आप इसका नाम 1 देते हैं तो 1 इंप्लाइज माइनस आई बराबर e पे पावर माइनस आई पाई बाय 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। एक से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। और अब इसको आप लिख सकते हैं e पे पावर माइनस पाई आई बाय 2 और एक के जगह पे क्या रखिएगा e पे पावर 2n पाई आई। एक के जगह पे क्या रखिएगा e पे पावर 2n पाई आई। कहने का मतलब है कि पावर जोड़ दीजिए तो 2n पाई आई माइनस पाई आई बाय 2 हो गया। कहने का मतलब है कि माइनस आई बराबर e पे पावर समझ गए। आप ऐसा कीजिए ना कि पाई बाय 2 जो है आपका बाहर आ जाएगा, नहीं पाई बाय 2 आप क्या कीजिए बाहर ले लीजिए तो 2n यहां पर बचेगा। यहां पर कितना बच जाएगा, बल्कि ऐसा कीजिएगा ना एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4n पाई आई माइनस पाई आई बटे में कितना हो गया 2। कहने का मतलब है कि आपका हो गया e पे पावर 4n माइनस 1 इंटू पाई आई बाय 2 इंटू कितना हो गया पाई आई बाय 2। बोले e पे पावर कितना हो गया 4n माइनस 1 इंटू पाई आई बाय 2। यहां से हम पाई आई को बाहर ले लिए, ठीक है। पाई आई को क्या किया हम लोग बाहर ले लिए, ठीक। अब देखिए ये माइनस आई का वैल्यू निकाले। किसका वैल्यू निकाले माइनस आई का। अच्छा एक बात बोलिए कि a पे पावर x बराबर e पे पावर x log a टू द बेस e ऐसा होता है क्या? ये हम लोग पढ़े कभी पढ़े क्लास 12 में, तो इस पे कई सारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बनाए थे, है या नहीं, ठीक। तो a पे पावर x बराबर e पे पावर x log a टू द बेस e होता है। और हम लोगों से पूछ रहा है माइनस आई पे पावर माइनस आई। क्या पूछ रहा है बोलिएगा तो माइनस आई पे पावर माइनस आई। यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो e पे पावर x यानी कि जो पावर है यहाँ पे पावर कितना है माइनस आई और log a के जगह पे कितना है a के जगह पे माइनस आई है और टू दी बेस कितना हो गया e। टू दी बेस कितना हो गया e, ठीक। अब देखिए तो बराबर e पे पावर माइनस आई और log माइनस आई यहां पर है ना, इस माइनस आई का वैल्यू आप इसको रख दीजिए, ये वाला इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर, ठीक है। माइनस आई के जगह पे क्या रखे बोलिएगा तो e पे पावर माइनस आई के जगह क्या रखिएगा e पे पावर 4n माइनस 1 इंटू पाई आई बाय 2 और इसका बेस तो e है ये ना है जी, इसका बेस कितना है e, इसका बेस कितना है e, ठीक। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि log में से जब पावर आता है तो पावर क्या हो जाता है उतर जाता है। ये पावर है ना जी, ये पावर क्या हो जाएगा उतर जाएगा। यानी कि आपका हो गया इस तरह से हम लोग जानते हैं log m पे पावर n बराबर n log m हो जाता है। और एक चीज हम लोग जानते हैं log m टू द बेस m बराबर 1, यानी कि ऊपर नीचे समान हो तो वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। अब देखिए तो e पे पावर माइनस आई ये पावर उतर जाएगा तो 4n माइनस 1 इंटू पाई आई बाय 2 बाहर उतर गया और क्या बच गया बोलिएगा तो इंटू log e टू द बेस e बच गया। बोले तो क्या बच गया log e टू द बेस e। एक बात बताइए कि log e टू द बेस e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कितना वैल्यू हो जाएगा 1। कहने का मतलब है कि e पे पावर समझिए e पे पावर देखिए माइनस आई गुना आई तो माइनस आई का स्क्वायर 4n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 और इसका वैल्यू कितना हो गया 1।
1 छोड़ दीजिए, i का स्क्वायर कितना होता है -1, i के स्क्वायर कितना -1, और यहाँ पर एक माइनस पहले से, माइनस गुनी माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि आपका e पे पावर 4n-1 इंटू π/2 कितना बराबर -i पे पावर -i बराबर, -i पे पावर -i बराबर कितना हो गया e पे पावर 4n-1 इंटू π/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर, आप इसको नोट करिए। ठीक है।